माननीय उपसभापति जी, जिस बात के लिए हम यहाँ चर्चा पर अपने आप को केंद्रित किए हुए हैं वो एक महत्वपूर्ण चर्चा है। इंसान की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जो भी कुछ इंतमाज़ात करना होते हैं उसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए, ये हमारे सारे कामकाज का आधार है। मोटे तौर पर सरकार का ये काम बजट के जरिए होता है और उस बजट को लाने के लिए हमारी सरकार ने जब ये बजट लाया तब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बजट 2016 हमारे गांवों, किसानों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। निश्चित रूप से सबका विकास और सबका साथ, इसको करने के लिए, इस ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए और जहां हम इस तरह से बात कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी इन सारी बातों को करने के लिए उपाय किए गए। मुझे मालूम है कि ये सारे काम कोई आसान नहीं है और हर एक ने कहा कि कुछ होना चाहिए, परंतु होने के लिए भी तो कुछ चाहिए। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारे कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, परंतु ये 100 वर्ष है कहाँ? माना जाए कि 100 वर्ष है तो आधा समय तो सोने में बीत जाता है और उसका आधा बचपन में, बुढ़ापे में गुजर जाता है और जो कुछ बचा रहता है उसका दुख में, कष्टों में, व्याधियों में बीत जाता है। और ऐसा लगता है कि यह तो लहर की तरह से जिंदगी है, मनुष्य को सुख कहाँ है। इसको ऐसा कहा गया है, नराणाम आयु वर्षतम परिमितम तत् अर्धम रात्रो गतम तस्य परस्य अर्धस्य अपरम अर्धम बालत्व वृद्धत्वो गतम शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवा आदि विनीयते वारी तरंग चंचल तरे जीवे प्राणी नाम सौख्यम कृतम। और इसलिए इस जिंदगी को बेहतर बनाने के उपाय करने के लिए जिस शिद्दत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उपाय किए हैं वो तारीफ़ काबिल है। जितने संसाधन हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो केंद्र का बजट है उसमें से हमने राज्यों को राशि में 10% बढ़ा करके दिया है। उसके बावजूद भी हमारा अपना बजट जो है और इसमें जो उपाय किए गए हैं उसमें सरकार का जो बजट आया है उसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के परिव्यय को वर्ष 2015-2016 के 33,282.17 करोड़ से बढ़ा करके 2016-17 के बजट अनुमान में 39,532.55 करोड़ कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह जो वृद्धि हुई है ये हमारे सोच की है और इसके लिए जो योजनाएं लागू करने का काम हुआ है वह निश्चित रूप से हमारे लिए और एक आदर्श है। उन योजनाओं का लाभ आम गरीब आदमी को मिलने वाला है और जो योजनाएं बनाई गई है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा कि बजट 2016-17 एक दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट है जिसमें ग्रामीणों, किसानों, युवाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। बजट से समाज से वंचित और कमज़ोर वर्गों को भी पूरा फायदा पहुंचेगा। बजट से देश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में 3,000 जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे जहां सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होगी। ये सस्ती दवाएं, जो जेनेरिक दवाएं हैं वो तो है ही हैं, परंतु वो उपलब्ध नहीं होती और उपलब्ध नहीं होने का कारण निश्चित रूप से एक लंबे समय से जो चली आ रही नीति है, जो हमारी मान्यताएं हैं,
उस मान्यताओं को तोड़ने की बात है। अब ये जो 3000 जनौषधि केंद्र खुलेंगे, उसमें किसका भला होने वाला है? आम आदमी की पहुंच में दवाएं होगी। हम जानते हैं कि गरीबों के लिए दवाओं का मुहैया होना बहुत मुश्किल बात है। मुझे याद है कि एक बार जब मैं गांव का दौरा कर रहा था, तब उस गांव में बुखार से पीड़ित एक आदमी और परेशान, उसके लिए कुछ भी सहायता करने के लिए कोई उपाय नहीं था, उसको तेज बुखार था। अब यदि उस समय में और जन स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से या इसी प्रकार की किसी योजना के माध्यम से एक पैरासीटामॉल दे दिया जाता या दिया जा सकता होता, तो निश्चित रूप से उसको एक रिलीफ मिलता, उसमें से उसको आसानी मिलती। किंतु इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने का काम, जैसा भी आशा वर्कर के बारे में कहा गया, अब ये सारी आशाओं से आशाएं पैदा होगी, उम्मीदें पैदा होगी, और उन उम्मीदों के ऊपर ही और निश्चित रूप से हम अपने देश के लोगों को सुख और सुविधा प्रदान कर सकेंगे। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने के बारे में हमने काम किया है। बाद में ये जो डायलिसिस की बात आई, ये राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम को भी जिला अस्पतालों तक डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिनसे आबादी के बड़े हिस्से को बहुत राहत मिलेगी। ये सेवा PPP पद्धति से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में डायलिसिस उपकरणों के कुछ पुर्जों को विभिन्न शुल्कों से मुक्त कर सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब मैं जानता हूं कि ये जो डायलिसिस यदि ना हो तो आदमी की ज़िंदगी खतरे में है, वो कुछ ही दिनों तक रह पाएगा, उसका जिंदा रहना मुश्किल है। मुझे याद है कि मैं एक बार कहीं किसी के और गमी में गया था, और लौटते हुए जब नीचे की मंजिल पर आया तो पता लगा कि उसको और डायलिसिस की ज़रूरत है। अभी डायलिसिस ना हो तो कैसा होगा? पर संयोग से उसी दिन 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी का एक दौरा कार्यक्रम था, और वहीं सभा में मैंने उनको यह दरख्वास्त देने का काम किया। उस दरख्वास्त देने के कारण से मध्य प्रदेश में जो हमने सुविधाएं उपलब्ध की है, वहीं से मंच पर से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इनकी डायलिसिस के पूरे खर्च की व्यवस्था सरकार उठाने वाली है। ये तो एक प्रकरण की बात है, किंतु इस तरह से हज़ारों लोग जो परेशान हो रहे हैं, और ये जो किडनी है, ये किडनी का काम करना बंद हो जाए तो निश्चित रूप से उसका आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसे कई लोग पता है जिनको डायलिसिस की सुविधा मिल गई है, वो बरसों तक अपना ज़िंदगी को जीने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सुविधाएं जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने घोषित किया है कि राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम के तहत यदि जिला अस्पतालों तक पहुंच जाएगी तो एक बहुत बड़ा सेवा का काम होगा। इसी प्रकार से गरीबों को और बीमे की सुविधा की बात कही गई। वो जो बीमा है अब उसको 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, और बुजुर्गों के लिए ये 1,30,000 हो गया है। निश्चित रूप से ये जो राशि है, ये बड़े लोगों को सुनने में कम तो लगती है, किंतु इस राशि का भी जो ना होना था उसके कारण मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस राशि का जो लाभ मिलने वाला है, इस बीमे का जो लाभ मिलने वाला है, वो गरीब वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अक़लियत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वही लोग होते हैं जिसको कि इसकी ज़रूरत होती है। मैं मानता हूं कि इन पैसों से बड़े बड़े इलाज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाज की पद्धति है वो 3 प्रकार की बटी हुई है। वो हर जगह इस प्रकार का विभाजन हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो बड़े लोगों की शिक्षा बड़ी महंगी होगी, गरीब लोगों की शिक्षा गरीब जैसी होगी, और ऐसा लगता है कि शिक्षा का अंतर जो है देश में, ये जो मनुष्य का अंतर है उसको बनाए रखने में, और निश्चित रूप से यह जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। तो जिस प्रकार से इलाज के लिए और जितना पैसा लगना चाहिए बड़े बड़े अस्पतालों में, जिनमें 5 स्टार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर किसी को हार्ट का अपना ऑपरेशन कराना हो या उसका इलाज कराना हो तो उसको 5-10 लाख रुपए तो लगने ही लगने। अब एक गरीब आदमी 5-10 लाख रुपए कैसे लेकर के आएगा? और इसलिए ऐसे परिस्थितियों में मेरा ये कहना है कि जहाँ हम बड़े लोगों को बड़ी सुविधाएं देने का काम करने में, प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उन्हें ज़मीन देने का काम करते हैं, उनमें बिजली, पानी, बाकी की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, ऐसे बड़े अस्पतालों में भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए और स्थान तय करना चाहिए। ये स्थान तय तो होते हैं किंतु मिलते नहीं, और इसलिए इस सारी बात को करने के लिए जो उपाय करना चाहिए, ये जवाबदारियाँ इस तरह से हो गई है कि वो राज्य सरकारों पर हम कभी डाल देते हैं, कभी केंद्र सरकार उसको मानने को तैयार नहीं होती है, न केंद्र करता है न राज्य करता है, और गरीब आदमी परेशान होता रहता है। और इसलिए जो बड़े बड़े अस्पतालों को जो हमने ज़मीन दी है, उनको जो प्राथमिक सुविधाएं दी है, उन सुविधाओं के आधार पर ये बात तो ज़रूर होना चाहिए कि हम ज़रूरतमंद लोगों को और उस प्रकार की सेवाओं का लाभ देने का काम कर सकें। परंतु जो गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, और जैसा कहा गया है कि एम्स में जाने के लिए कतारें कितनी बड़ी होती है। मुझे एम्स में जाने का मौका मिला, मैं
प्रायः लगातार 1 सप्ताह तक उसमें जाता रहा और मैं देखता था कि हज़ारों लोग बेतरतीब और बेबस होकर के और अपने इलाज की प्रतीक्षा करते थे। ये बात अलग है कि वहाँ पर जो लोग डॉक्टर थे उन्होंने शिद्दत के साथ सारी बातों को करने के लिए उपाय करते थे, किंतु एक मरीज को देखने के लिए, समझने के लिए जितना समय चाहिए वो समय तो नहीं मिल पाता और इसलिए इन सारी सुविधाओं का विस्तार होने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छे लोगों का, स्पेशलाइज्ड लोगों का, और ये सारे लोग मिलेंगे कहाँ से? और इसलिए ऐसे लोगों को करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, इन सारे लोगों को तैयार करने के लिए, जैसा भी कहा गया कि मेडिकल कॉलेज और उस मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह से भर्ती होने का काम होता है, और भर्ती होने का काम एक तरह से करिश्मे जैसा होता है। ये बात अलग है कि जो लोग परीक्षाएं पास कर करके चले जाते हैं उनको वहाँ के कॉलेज में जो सुविधा होती है वो सुविधाएं उतनी मुहैया नहीं हो पाती। वहाँ के छात्रावास ठीक प्रकार के नहीं होते, क्योंकि मेरी बेटी भी और MBBS में जब किया था तो निश्चित रूप से उसके साथ जो होने वाली कठिनाइयाँ थी, असुविधाएँ थी, उसको मैंने देखा और समझा। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे सारे जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों को छात्रावासों की तरह से निर्मित करना चाहिए। उस छात्रावासों के लिए निर्मित करने के लिए सरकार विशेष प्रकार के उपाय करें और कम से कम जो सामान्य सुविधाएँ हैं वो छात्रावासों में मिलना चाहिए। वहाँ पीने का पानी ठीक प्रकार का मिल जाए, वहाँ नहाने की सुविधा ठीक प्रकार से हो जाए, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए, तो ऐसे संपूर्ण छात्रावास बनाने की दृष्टि से भी जो विद्यार्थी आगे जाकर के और निश्चित रूप से मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाला है उसके बारे में, उसके विकास के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और यदि इस प्रकार की सारी बातों को करने के लिए उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ कर के जो MD की परीक्षाएँ होती हैं उन पर, इसमें भी जो कैपिटेशन फी की बात आ गई 1 करोड़ रुपये तक। अब 1 करोड़ रुपए कैपिटेशन फी देगा आदमी तो फिर क्या वो सेवा कर सकेगा क्या? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कैपिटेशन फी होती है वो बहुत मुश्किल होता है, जर लगता है, जरिया लगता है, और उस सारी बातों को लगने के बावजूद भी बड़े हीले हवाला के साथ वो सारी बातें होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे सारी बातों को करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है क्या? हम अपने देश में नए डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे डॉक्टर तैयार करने के लिए जो विस्तार करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसे सारे जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे अस्पताल हैं, उन जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के और कुछ इस प्रकार की प्रणाली विकसित करें जिससे कि ये जो आम आदमी के साथ जो जिस प्रकार से बेईमानी होती है, जिस प्रकार से उसका शोषण होता है, उस शोषण से वो मुक्ति पाई जा सके और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उपाय कर सके। और यदि कोई बच्चा 50 लाख रुपए दे करके, 60 लाख रुपए दे करके और यदि MBBS में प्रवेश पाने का काम करेगा तो जब वो नौकरी में आएगा या नौकरी में जब जाएगा तो वह भी उसी प्रकार से कमा करके और अपनी तरह से सेवा करने का काम तो नहीं कर सकेगा। तो ऐसे सारे परिस्थितियों में आम लोगों की सेवाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले लोगों को निश्चित रूप से और मौका मिलना चाहिए, खुला मौका मिलना चाहिए, और एक स्तर तक उसकी जांच परख करने के बाद, परीक्षाओं में पास हो जाने के बाद, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, एक कट ऑफ लिस्ट बनाने के बाद उसको प्रवेश मिलने के लिए खुले मौके हो जाना चाहिए। और सरकार और निजी क्षेत्र में ये साथ साथ काम चलना चाहिए, अन्यथा कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और इसी तरह से एक व्यवसाय के रूप में जो मेडिकल प्रोफेशन हो गया है, जो सेवा का एक बायस माना जाता था, जरिया माना जाता था, वो नहीं रह पाएगा। गांव के बारे में, सुविधाओं के बारे में हम देखते हैं कि वो गांव की सुविधाएं तो नहीं है, कम है। अभी कुछ आशा जगी और उस आशा के अंतर्गत हमने जो महिलाओं के बारे में कहा गया है वो बात बहुत चिंता की बात है। महिलाओं के बारे में जो उपेक्षा होती है, निश्चित रूप से जब वो अपने पिता के घर में होती है और गरीब और मध्यम वर्ग के घर में होती है तो निश्चित रूप से भी उसको कोई आराम और उसको कोई सुख मिल पाना मुश्किल ही होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के कामों में, अपनी माँ के साथ खेतों में जा करके, अपने घर में और बाकी के कामों को करके और इस प्रकार से उपाय करने का काम करती है। ये बात अलग है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और कुकिंग गैस के बारे में जो कनेक्शन देने का काम हुआ है, अद्वितीय काम हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जो गांव में रहने वाली थी, जो कंडे पर और जो गांव के जलावन के ऊपर जो धुओं के अंदर काम करती थी और जिसके कारण से उनके फेफड़े, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उससे कुछ राहत मिलेगी। और ऐसा लगता है कि अब अगले हम भारत का जो निर्माण करने जा रहे हैं उसमें स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे और इन स्वास्थ्य की सुविधाओं के आधार पर निश्चित रूप से ग्रामीण को सुविधा देने का काम करेंगे। मैं महिलाओं की बात कर रहा था, तो वो जो लड़की होती है जिसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद चूँकि और पीहर के अंदर तो जहाँ उसका मायका होता है वहाँ तो कुछ बहुत ज़्यादा उसको मौका नहीं मिलता, पर जैसे ही शादी होकर के और दूसरे ससुराल में जाने का काम करती है वहाँ फिर वो मुश्किलों में पड़ जाती है। उसके साथ जो बर्ताव किया जाता होगा, प्रायः सब जगह नहीं होता होगा किंतु अधिकांश जगह पर ऐसा होता है कि वो चूँकि नई जगह पर आती है
और नए संबंधों को बनाने का काम करती है और नए सबसे अपने कामों के आधार पर जगह बनाना चाहती है, पर इसमें बहुत देर हो जाती है, तभी तक उसको वो प्रसूता हो जाती है। और प्रसूता होने के कारण से न खान पान की कोई सुविधा है, न उसको किसी प्रकार से उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता है। तो जैसे प्रसूता होती है तो उसकी जांच करने के लिए उपाय नहीं होते। तो पहले महीने में जांच का ठीक प्रकार से उपाय हो जाए और हर महीने जांच की कुछ व्यवस्था और प्रणाली कायम हो जाए, और उसको कम से कम जो पीएचसी होती है, जो कि एक समय में उसका अच्छा अपना नाम रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अस्पतालों में बदलने का उपाय करना चाहिए और वहाँ सब प्रकार की सुविधा हो सके उस प्रकार के उपाय करके निश्चित रूप से हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अधिकतम और सशक्त बनाना चाहिए, जहाँ से उपचार की सारी सुविधा हो। और उस प्रकार से जांच करने के लिए ये बात अलग है कि कुछ वाहनों का प्रबंध किया गया है, किंतु वो वाहन जो होते हैं सरकारी वाहन, वो सरकारी वाहन सरकारी तरह से काम करते हैं। यदि पहिया पंचर हो गया है तो फिर पंचर ही हो गया है, उसको सुधारने के लिए किसको फुर्सत होती नहीं। ये मानव की भूल की तरह से होने वाली बात है, और इसके कारण से और जो सुविधाएं उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। यदि उसके प्रसूता को कुछ भत्ते देने की बात हो जाए, आशा कार्यकर्ता के साथ उसको ले जाने का कुछ उपाय हो जाए और किसी साधन से वो अस्पतालों में पहुंचती रहे, और 6 महीने तक यदि उसकी जाँच ठीक प्रकार से हो जाए तो निश्चित रूप से 7वें महीने में उसके गर्भ का ठीक प्रकार से और स्थापन होना और उसके बाद प्रसूति का ठीक होना, अस्पतालों में प्रसूति होना, ये बहुत अच्छी बात है। किंतु ये बड़ा है ज़रूर, और परंतु उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले ही महीने में जो बच्चा पैदा होता है उसमें से अधिकांश बच्चे और जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को और पुनर्जीवन मिले और ठीक प्रकार से एक नया भारत बनाने के लिए शिशुओं का, क्योंकि आने वाला समय तो शिशुओं का भारत होगा, बच्चों का भारत होने वाला है, और ऐसे स्वस्थ बच्चों का भारत यदि बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सशक्त भारत बनाने के काम में मदद करने के लिए और उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे महिलाओं के बारे में, शिशुओं के बारे में, उनका टीकाकरण जो होना चाहिए उसके जन्म के बाद, वो टीकाकरण करने का काम भी नियमित रूप से हो जाना चाहिए। अन्यथा ये होता है कि उस पर ध्यान नहीं देने से कुछ टीके लग गए और कुछ नहीं लग गए, उसके कारण से वो पूरी बात नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चों का टीकाकरण भी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आगे के सारे समय में, और जिस प्रकार से बाल विकास की दृष्टि से सारी योजनाएं हैं, जैसा मैंने कहा है कि हमने स्कूलों के अंदर और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रसूता होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके भी और ठीक प्रकार से भोजन की व्यवस्था, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जिस प्रकार से ज़रूरतमंद लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन महिलाओं को जो प्रसूता हो गई है उनके भी भोजन का ठीक प्रकार का प्रबंध करने का भी यदि हमने काम किया तो निश्चित रूप से, और हमारी जो बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, और निश्चित रूप से सशक्त होगी और सशक्त नारी यानी सशक्त भारत का निर्माण होगा। आज के इस प्रसंग पर बहुत सारी बातों को कहने के लिए मौका है, और ये विभाग कोई छोटा तो नहीं, ये आयुष विभाग है, और आयुष में अभी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है दुनिया में, विश्व में हमने, और योग दिवस मना करके कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऐसे विश्व योग दिवस में योग से परिचित कराने के लिए, और योग भी निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ की तो विधा ही है, मौलिक विधा है, और योग है, आसन है, और उसको किस प्रकार से ध्यान में बदला जाता है, किस प्रकार से मनुष्य को कर्तृत्ववान बनाया जाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुद्धय च मूर्धिन आधाय आत्मन प्राणम आस्थित योग धारणम। तो जिस प्रकार से सारे ही प्रकार से संयम से अपने आप को केंद्रित करके और किस प्रकार से हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं ध्यान के द्वारा, यह भी विधा हमारे यहाँ पर है। आज के इस प्रसंग पर मैं पुनश्च हमारे माननीय मंत्री जी को एक अच्छे बजट लाने के लिए और उससे सरोकार रखने के लिए, और हमारा जो आयुष विभाग है उसकी जो सारी योजनाएं हैं जो पहले मंजूर नहीं हो पाई होगी, उन सारी योजनाओं को मंजूर करके आयुष की विभिन्न विधाओं में, हमारे आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं में, यूनानी की विभिन्न विधाओं में, हमारी होम्योपैथी की विभिन्न विधाओं में, जितनी भी विधाएं हमारे पास भारतीय हैं उसका भी विस्तार करना चाहिए। उसमें प्रामाणिक रूप से दवाएं औषधियाँ मिल सके, उसका भी प्रमाणीकरण की ठीक प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, और जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए कि जो दवाएं हैं ये प्रामाणिक है, और निश्चित रूप से उस विधाओं में भी उपचार करने की सुविधा होगी। तो निश्चित रूप से हमारा ये जो विविधता का क्षेत्र है औषधि का, उपचार का, उसको संबल मिलेगा। मैं फिर से आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद कहते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दुख शोक। ऐसी शुभ भावना के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ और सदन का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्री